रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रीनल फेलियर के बारे में। रीनल फेलियर से पहले हमने नेफ्रॉन के तमाम पार्ट्स की हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी सब कुछ पढ़ ली। अब आते हैं रीनल फेलियर की तरफ। तो रीनल फेलियर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, दूसरे को क्रॉनिक रीनल फेलियर और तीसरे को कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर को हम AKI भी कहते हैं, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, और क्रॉनिक फेलियर को हम CRF भी कहते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल इंजरी। ठीक है, क्रॉनिक किडनी इंजरी, ये तमाम चीज़ें हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं उस पैरामीटर को पढ़ते हैं जिस पे हमने एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर को डिवाइड किया है। तो अगर किसी पेशेंट में साइन और सिम्पटम की ड्यूरेशन लेस देन 3 मंथ है, दे आर एक्यूट रीनल फेलियर। अगर मोर देन 3 मंथ है तो दे आर क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में एनीमिया एब्सेंट है तो वो एक्यूट रीनल फेलियर है, और अगर एनीमिया पॉजिटिव है तो क्रॉनिक रीनल फेलियर है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर RBC की जो हाफ लाइफ है वो 90 डेज से लेकर 120 डेज तक है। ठीक है, अगर किसी और ये जो RBC है ये कहाँ से बन के आते हैं? बोन मैरो से। बोन मैरो को कौन स्टिमुलेट करता है? एरिथ्रोपाइटिन स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपाइटिन कहाँ से आता है? हमारे नेफ्रॉन से आता है, नेफ्रॉन की मेसेंजियल सेल से आता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी पेशेंट में रीनल फेलियर चल रहा है तो उसकी जो इतनी RBC है उसकी ब्रेकडाउन होगी, और वो जो पुराने RBC है वो ख़त्म हो जाएंगे 120 दिन के बाद, और फिर नए नहीं बनेंगे। तो इसको एनीमिया डेवलप होने में तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे। तो जब भी 3 महीनों से ज़्यादा होगा तो उस केस में ये क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा। तो एनीमिया एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर एब्सेंट होगा और क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर पॉजिटिव होगा। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर साइज़ ऑफ किडनी नॉर्मल होगी, और क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से श्रिंक होगी, स्मॉल साइज़ किडनी होगी। कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल एक्यूट के अंदर नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है, और क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर एबनॉर्मल होता है। The abnormal value of calcium and phosphate will not differentiate between ARF and CRF। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं बताती, बल्कि एक क्या कर सकती है, एक नॉर्मल वैल्यू हमें थोड़ा बहुत क्लू दे सकती है कि ये क्या है, कि ये एक्यूट रीनल फेलियर है। ठीक है, अब आते हैं जनाब एक्यूट ऑन क्रॉनिक CKD के ऊपर। अगर किसी पेशेंट में 6 महीनों से पहले से रीनल फेलियर चल रही है, लेकिन अगर पहले महीने पर उसका क्रिएटिनिन वैल्यू जो नॉर्मल से 0.5 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में फॉर एग्जांपल एक महीने फर्स्ट मंथ के ऊपर क्या था 0.8, फिर दूसरे महीने 2.8, फिर तीसरा महीना 2.5, उससे पहले चौथे महीने पे 2.7, उससे पहले 2.1, और उससे पहले छठे महीने पर 2.6, यानी इसके पिछले 6 महीनों से रीनल फेलियर तो चल रहा था, लेकिन उसका जो क्रिएटिनिन की वैल्यू थी वो इसी सिमत में जा रही थी, और अब अचानक उसकी क्रिएटिनिन की वैल्यू क्या हो गई? 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गई। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रॉनिक CKD। ठीक है, इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे प्रोफ्यूज परसिस्ट डायरिया और वोमिटिंग, यानी किसी पेशेंट में ऑलरेडी एक्यूट रीनल फेलियर चल रहा है और उसमें क्या हो गई, अभी हाइपोवॉल्यूमिया हो गई। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया किस वजह से? डायरिया की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, बर्न की वजह से, ठीक है, कोई और वजह से। तो प्रोफ्यूज परसिस्टेंट ये चीज़ें हो गई, या उस पेशेंट ने इंसाइड इस्तेमाल की। ठीक है, इंसाइड इस्तेमाल की जो एफरेंट आर्टेरियोल को
क्या करता है, कॉन्स्ट्रैक्ट करता है और GFR को और भी डिक्रीज़ करता है। तो इसी वजह से क्या हो गई, जब भी एक्यूट रीनल फेलियर की पेशेंट में अगर उसने कोई NSAID इस्तेमाल की या ब्लड लॉस हो गई, RTA हो गया या और कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से क्या हो गई, ब्लड लॉस हो गई, या किसी पेशेंट ने हकीम मेडिकेशन खाई, ठीक है, द पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड आफ्टर हकीम मेडिसिन, ये आपको बहुत ज़्यादा ये सिनेरियो हॉस्पिटल के अंदर मिलेगी। हकीम मेडिसिन के अंदर क्या होता है, हैवी मेटल होता है, ठीक है, और वो किडनी को डैमेज करता है। तो और कंट्रास्ट डाई, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट ने क्या की है, कंट्रास्ट स्कैन की है या एंजियोग्राफी की है, तो इस वजह से भी एक्यूट एंड क्रोनिक हो सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इन एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर अगर कोई पेशेंट इन तमाम काजेज़ के साथ प्रेजेंट करे तो और उसकी 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की क्रिएटिनिन की वैल्यू होगी तो हम कहते हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं जनाब ग्रेडिंग ऑफ CRF बेस्ड ऑन GFR, ये हमने GFR के अंदर भी पढ़ा था, अब दोबारा इसको पढ़ते हैं कि इसको हमने 5 ग्रेड्स में तकसीम किया है। सबसे जो लास्ट ग्रेड है वो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या ग्रेड 5, ठीक है। ये उन पेशेंट में होगा जिसकी GFR लेस देन 15 मिलीमीटर पर मिनट होगी या मिलीलीटर पर मिनट होगी या 15 ml पर मिनट होगा, ठीक है। ग्रेड 4 में 15 to 30, ग्रेड 3 30 to 60, ग्रेड 2 60 to 90 और ग्रेड 1 90 to 110 ml पर मिनट होगा। तो GFR के बेस्ड पे हम क्रॉनिक रीनल फेलियर को इसी तरह ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। सबसे जो लास्ट ग्रेड है ग्रेड 5 वो 15 ml है और ग्रेड 1 जो है वो 90 से शुरू है, 90 to 110, फिर 60 to 90, 30 to 60, 15 to 30 और 15, ठीक है। अब जनाब आते हैं काजेज़ ऑफ रीनल फेलियर के ऊपर, ठीक है। तो काजेज़ ऑफ रीनल फेलियर को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, ठीक है, किडनी को यहाँ से ब्लड सप्लाई आती है, तो इसको हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। प्री रीनल यानी रीनल से आगे, ठीक है, रीनल यानी रीनल के किडनी के अंदर और पोस्ट रीनल किडनी से पीछे, ठीक है। तो हमने इसको इन 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। अब प्री रीनल क्या हो सकते हैं, प्री रीनल के लिए एक खूबसूरत सा नेमोनिक दिया गया है स्नेचडो के नाम से, ठीक है, स्नेचडो। इससे मतलब ये है कि ये सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनापाइलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एंडोक्राइनल क्राइसिस जैसे एडेनोसोनियन क्राइसिस और ड्रग्स, वो तमाम ड्रग जो हाइपोटेंशन काज कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव काजेस जैसे मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये चीज़ें क्या कर सकती है, दे आर द प्री रीनल काज ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। अब इस स्नेचडो की निमोनिक से आप अपने डिफरेंट मसलों को हल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे टाइप्स ऑफ शॉक तो आप स्नेच पे आके रोकेंगे, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनापाइलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अगर कोई आपसे काजेज ऑफ शॉक बोले तो आप कह सकते हैं सेप्टिक, न्यूरोजेनिक, एनापाइलेक्टिक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक, एंडोक्राइन और ड्रग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो काजेज ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस तो सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनापाइलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एंडोक्राइन क्राइसिस, ड्रग ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज, ये क्या कर सकते हैं, ये दे आर द काजेज ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। अगर कोई आपसे पूछे प्री रीनल काजेज ऑफ रीनल फेलियर तो स्नेचडो आप कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछे द कंडीशन काजिंग इस्कीमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस तो आप कहेंगे स्नेचडो, ठीक है। इस एक निमोनिक से आप डिफरेंट मसले हल कर सकते हैं। अब जनाब आते हैं इसकी रीनल काजेस के ऊपर। रीनल काजेस के अंदर क्या है कि आप सबसे पहले वेस्कुलर काजेस हो सकते हैं, वास्कुलाइटिस हो सकते हैं। वास्कुलाइटिस हम
रोमाटोलॉजी के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आपको पता है, जब भी रीनल की आर्टरी स्टेनोस हो जाती है इथेरोमा की वजह से या फाइब्रस डिस्प्लेजिया की वजह से, तो उसके अंदर क्या होती है, पेशेंट के अंदर हमें हाइपरटेंशन मिल जाती है, ब्रोई मिल जाती है, ठीक है। और इसका जो अगर यूनिलेटरल है तो ACE इनहिबिटर हम दे सकते हैं, और अगर बाईलेटरल है फिर हम सर्जरी करते हैं। तो ये आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब दूसरी रीनल काज क्या है, ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई हमने पहले पढ़े थी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के ऊपर हमने मज़ीद और बड़ी अच्छी एक तकरीबन 6-7 लेक्चरों में हमने उसको पढ़ा। ट्यूबुलर जो है वो क्या हो सकती है, ट्यूबुलर ATN हो सकता है, ACN हो सकता है, APKD हो सकती है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट रीनल काजेस ऑफ रीनल फेलियर क्या हो सकते हैं, वास्कुलर हो सकते हैं, ग्लोमेरुलाई हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं और इंटस्टिशियल हो सकते हैं। पोस्ट रीनल काजेस जो है, रीनल से आगे आपको पता है दो ही चीज़ें हैं, एक है ये किडनी है, किडनी से यूरेटर निकलता है, और आगे जनाब क्या है, आगे ब्लैडर है। तो पोस्ट रीनल दो ही काजेस हो सकते हैं, या यूरेटर के अंदर होगी और या ब्लैडर के अंदर होगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन में। जब भी किसी यूरिटर के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो किस वजह से हो सकती है, दे कैन बी ड्यू टू रीनल स्टोन, रीनल स्टोन की वजह से हो सकती है। और 70% जो रीनल स्टोन हो सकती है दे आर ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। अब जनाब हो सकती है लाइगेशन ऑफ द यूरेटर आफ्टर हिस्टेक्टोमी, ठीक है। आप जनाब को पता है कि फ़ीमेल में जो यूट्रस है, यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है, जो आर्टरीज़ आए हैं, जब भी हिस्टेक्टोमी करते हैं तो सबसे पहले उस आर्टरी को क्या करते हैं, लाइगेट करते हैं। अगर और उसके साथ ही क्या पड़ी है, उसके साथ ही यूरेटर पड़े है। अगर गलती से कोई अनस्किल्ड सर्जन या गायनोकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर क्या करे, उस आर्टरी को जब लाइगेट करती है तो उसके साथ यूरेटर को भी लाइगेट करे, ठीक है। इसके पेशेंट आपके साथ इस तरह आएंगे कि अभी एक पेशेंट आई है, उसको क्या हो गई है, जनरलाइज बॉडी एडिमा हो गया है। इस बात को आप याद रखिए कि पेशेंट आपके साथ आएगी जनरलाइज बॉडी एडिमा के साथ, एन्यूरिया के साथ आएगी, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री हो गई कि भाई 3 दिन पहले क्या हो गई है, हिस्टेक्टोमी हो गई है। अब हिस्टेक्टोमी हो गई तो उसके बाद यूरिन नहीं आई, तो जनाब डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि ये क्या होगा, कि बॉडी में फ्लूइड्स की कमी होगी, और उसको फ्लूइड चढ़ा दिया। यूरिन तो बन रही थी लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक था, वो क्या हो गई, वो थर्ड स्पेसिंग के अंदर चली गई। तो इसके साथ आपके लिए पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट जनरलाइज बॉडी एडिमा के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लाइगेशन ऑफ यूरेटर्स आफ्टर हिस्टेक्टोमी दे कैन लीड टू पोस्ट रीनल फेलियर, ठीक है। अब जनाब रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है। रीनल पेरिटोनियल फाइब्रोसिस आपको हमने पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारे किडनी है दे आर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, असेंडिंग कोलोन और आल्सो रिट्रोपेरिटोनियल, रेक्टम और आल्सो रिट्रोपेरिटोनियल। तो रिट्रोपेरिटोनियम की फाइब्रोसिस की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। अब ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बाउ, ठीक है। माशूमान चिखला करे का ना, जब छोटे बच्चों को डराया जाता है तो कहते हैं बाउ आ गया। तो ये जो बाउ है ये क्या है, इट्स अ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। इट कैन बी सीन इन 3 डिफरेंट इन एजेस। अब ये जो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस हैं ये हमें डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंट कंडीशंस में मिलेगी। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर कंजेनिटल वेल इन यूरेथ्रा होगा, यानी कंजेनिटली क्या होगी, यूरेथ्रा के अंदर कोई ब्लॉकेज होगी। अगर एडल्ट मेल की बात करें तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, किस वजह से, कॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया की वजह से, और ट्रामा टू मेल पेरिनियम हो सकती है। ट्रामा जो है ये स्ट्रक्चर्स
बड़ी जल्दी करवाती है, ठीक है। अगर एल्डर्स के अंदर देखें तो एल्डर्स में अगर मेल में हम पढ़े तो BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अगर किसी एल्डर पेशेंट के अंदर आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस की बात आए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले BPH के बारे में सोचना चाहिए। इन एल्डर पेशेंट द पेशेंट इज़ प्रेजेंटेड विथ urine urgency or incontinence of the urine, the patient is most likely suffering from benign prostatic hyperplasia until prone otherwise, ठीक है। तो ये आपने कभी नहीं बोलना। benign prostatic hyperplasia in elder patient will lead to renal failure। फीमेल के अंदर क्या हो सकती है? फीमेल के अंदर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स हो सकती है, ठीक है। किस वजह से? रिकरेंट UTI की वजह से। और ये क्यों होगा फीमेल के अंदर बार बार? बिकॉज ड्यू टू अ शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से, ओपन इन शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से ये हो सकती है, ठीक है। अब जनाब इधर 2 बातें लिखी है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर पढ़ना और भी आप बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ऑल प्री रीनल काजेज़ आर द काजेज़ ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। जो स्नेच डो हमने कहा था वो किस चीज़ की काजेज़ है? वो तमाम एक्यूट रीनल फेलियर की काजेज़ है, ठीक है। बाईलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर हम ACE इनहिबिटर नहीं दे सकते, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लेकिन यूनिलेटरल के अंदर क्या कर सकते हैं? हम दे सकते हैं। 70% ऑफ केसेस of acute renal failure are the cause of the pre-renal causing leading to ischemic acute tubular necrosis, ठीक है। अब ये हम आगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब तक हमने ये पढ़ा कि काजेज़ ऑफ रीनल फेलियर जो है प्री रीनल है, रीनल है, पोस्ट रीनल है, ठीक है। और पोस्ट रीनल के अंदर हमने कहा कि यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब जनाब आते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के ऊपर, ठीक है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है इसको हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक को कहते हैं इस्कीमिक ATN, इस्कीमिक ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो मोस्ट कॉमन है, और दूसरा है नेप्रोटॉक्सिक ATN, नेप्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। अब जी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की जो काजेस है, इस्कीमिक ATN की जो काजेस है वो प्री रीनल काजेस ऑफ रीनल फेलियर है। इसको हमने स्नेच डो के नाम से याद किया था, जैसे सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एंडोक्राइन क्राइसिस, ड्रग और ऑब्स्ट्रक्टिव काज। तो ये जनाब वो तमाम प्री रीनल काजेस थी जो एक्यूट रीनल फेलियर काज करती थी, और ये कैन लीड टू इस्कीमिक ATN। नेप्रोटॉक्सिक ATN जो है इसकी 2 काजेस है, एक है एक्सोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन और एंडोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आएंगे उसे हम कहेंगे एक्सोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन, और जो हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाए उसे हम कहेंगे एंडोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन। जनाब जो एक्सो है उनमें सबसे पहले ड्रग्स शामिल है। ड्रग्स कौन से ड्रग्स? ड्रग्स इनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये एक एंटीबायोटिक है। विंकोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है। एम्फोटेरासिन भी ये एक एंटी फंगल है। साइक्लोस्पोरिन ये एक इम्यून मॉड्यूलेटर है। सिस्प्लाटिन ये एक एंटी कैंसर है। सल्फोनामाइड ये भी एक एंटीबायोटिक है जनाब। तो ये वो तमाम ड्रग्स है जो एंडोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन काज कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रास्टाइस, हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक, ठीक है, जैसे कॉपर, जैसे हकीम मेडिकेशंस, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म्स, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक्सोजीनियस
एक्सोजीनियस नेफ्रोटॉक्सिन क्या कर सकती है? दे विल काज एटियन एक्यूट ट्यूबुलरोनेक्रोसिस। ठीक है, नेप्रोटॉक्सिन की एक काज एक्सोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन थी, वो हमने पढ़ी। अब पढ़ते हैं जनाब द एंडोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन को। एंडोजीनियस नेप्रोटॉक्सिन में यूरिक एसिड या हाइपर यूरिसीमिया एटीएन काज कर सकती है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कब आएगा? जब भी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होगा। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर सेल है। जब ये लाइसिस होगा तो सेल की ब्रेक डाउन होगी तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए की भी क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी, जिससे निकलेंगे प्यूरिन्स। जब भी प्यूरिन्स बॉडी में आएंगे और इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, उस मेटाबॉलिज्म से क्या होगा? यूरिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह हाइपर यूरिसीमिया हो सकती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपको पता है कि जनाब ये आरबीसी के अंदर मौजूद है, ये कैद है आरबीसी के अंदर। जब भी ये आरबीसी से निकलेगा तबाही मचाएगा, एटीएन काज करेगा। ये हीमोग्लोबिन अपनी कैद से आरबीसी से कब निकलेगा? जब क्या होगी? इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस होगा। ठीक है, इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस जनाब कब होगा? मलेरिया के अंदर होगा और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन यूरिया में के अंदर होगा। प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन यूरिया हम हेमाटोलॉजी के अंदर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। मलेरिया को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ इतना याद रखें कि हीमोग्लोबिन जब आरबीसी से निकलेगा तो नेप्रोटॉक्सिन बन जाएगा और रीनल फेलियर कॉज करेगा, एटीएन कॉज करेगा। ठीक है, और ये कब निकलेगा? जब भी किसी पेशेंट को मलेरिया होगी या प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं मायोग्लोबिन के ऊपर। मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की तरह एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब भी मायोग्लोबिन यूरिया होगा, मायोग्लोबिन यूरिया कब होगा? जब रेब्डोमाइलिसिस होगा। जब भी हमारे स्केलेटल मसल की ब्रेकडाउन होगी उसे हम कहते हैं रेब्डोमाइलिसिस। अब रेब्डोमाइलिसिस के डिफरेंट काजेस है, जैसे सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, रेब्डोमाइलिसिस होती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर स्टोनिक क्लोनिक सीजर मोर देन 30 मिनट चल रही है, इसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, तो जनाब स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर भी रेब्डोमाइलिसिस होती है। क्रशिंग इंजरी, किसी पेशेंट की आरटीए हो जाए उस वजह से। ड्यूरिंग फाइट, अगर एक आदमी को 50 आदमी मार रहे हो, 20 आदमी मार रहे हो, तो रेब्डोमाइलिसिस तो होगी। अगर कोई पेशेंट पुलिस की हिरासत में है और उसकी खूब खातिर मदारत हो रही है, ठीक है, तो ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी, अगर कि आप इमरजेंसी में बैठे हैं और कोई पेशेंट आपको रीनल फेलियर के साइन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करे और आफ्टर पुलिस कस्टडी, पुलिस जितना भी इनोसेंट बनने की कोशिश करे, लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि ये क्या हो सकती है, ये उनकी खातिर मदारत हो सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी ऐसे काजेज़ है जैसे हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म रेब्डोमाइलिसिस काज कर सकती है। स्टैटिन जो एक HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है। ठीक है, तो ये रेब्डोमाइलिसिस काज कर सकती है। ठीक है, तो ये वो तमाम एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस नेफ्रोटॉक्सिन काज हमने पढ़ी। अब जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर हम करें तो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन के ऊपर हमें एपिथेलियल कास्ट या ब्राउन मडी कास्ट मिलेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी। अब जनाब आते हैं एक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की तरफ। ठीक है, एक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो है ये एक कंजेनिटल कंडीशन है जिसके अंदर APKD
APKD जीन के अंदर क्या होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है। और ये एबनॉर्मेलिटी मेजॉरिटी टाइम जिस तरह हमने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि जो मेसेंटेरिक होती है और जो टेरिक बर्ड होते हैं, इसकी म्यूचुअल इंडक्शन ना होने की वजह से APKD जीन के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है। मेजॉरिटी टाइम पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और तकरीबन मिडल एज तक एसिम्टोमेटिक है। ये पेशेंट तकरीबन हमें लेट 70 के अंदर क्या होती है, रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर हमें हाइपरटेंशन मिलेगी, हेमाचूरिया मिलेगा, फ्लंक पेन मिलेगा, मास इन फ्लंक एरिया मिलेगा। पेशेंट लेट 70 में रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट करेगा और इसके साथ और एसोसिएशन इसकी है बेरी एनोरिज्म के साथ। बेरी एनोरिज्म आपको सब अरकनाइड हेमोरेज में मिलेगा। ये हम न्यूरोलॉजी के अंदर इंशाल्लाह बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सब अरकनाइड स्पेस हेमोरेज के लिए आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि द पेशेंट विल प्रेजेंटेड विद द वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, पेशेंट के अंदर ऐसा हेडेक होगा जो उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक और ख़तरनाक हेडेक होगा। ठीक है, थंडर हेडेक भी इसको कहते हैं। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स के साथ इसकी एसोसिएशन होगी, लीवर सिस्ट के साथ और कोलोनिक डाइवर्टिकुलस के साथ। तो ये वो तमाम 4 कंडीशन है जो एक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के साथ आपको मिल सकते हैं। इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम मल्टी सिस्ट इन बोथ किडनी आपको मिलेगी अल्ट्रासाउंड के ऊपर। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है। ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट हम करेंगे वो एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट करेंगे। अब जनाब आते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के ऊपर। ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की काजेज़ जो है 2 ही काजेज़ है। एक है एथेरोमा ऑफ रीनल आर्टरी। जब भी किसी रीनल आर्टरी के अंदर एथेरोमा बन जाए, ये एथेरोमा हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से भी हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, जब भी ये एथेरोमा रीनल आर्टरी के अंदर प्रोड्यूस हो जाए, इससे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है और फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया भी हो सकती है। जनाब ये एथेरोमा हमें एल्डर एज में मिलेगी और एडल्ट एज में फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया मिलेगा। एथेरोमा 80 to 90% केसेस के अंदर होती है और ये जो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया है ये 10 to 20 केसेस के अंदर होती है। ठीक है, अब इससे पहले भी मैंने कहा कि काजेज़ ऑफ एथेरोमा हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज मेलाइटिस एंड टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी जनाब क्या चीज़ है जिसको उसने सारे जहान के गम अपने सर के ऊपर लटकाए हुए होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ की ये ज़रूरत है, फ़लाँ की वो ज़रूरत है, वो उसके बाद उसका क्या होगा, उसकी क्या होगी। ये जो तमाम वो जो डॉक्टर अब्बास ने कहा था ना कि वो हर वक्त मामा बनने की कोशिश कर रहा होता है ना, कि हर किसी की मामा बनने का। ठीक है, तो जनाब आपको हर किसी की मामा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो टाइप ए पर्सनालिटी के अंदर साइकेट्री के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन टाइप ए पर्सनालिटी लोगों के अंदर क्या होती है, एथेरोमा की काजेज़ ज़्यादा होती है और एथेरोमा से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसके साइन सिम्टम्स के ऊपर। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के साइन सिम्टम्स को अगर हम देखें तो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन चल रही है, ठीक है, तो उसकी हाइपरटेंशन क्या होगी, वर्स होगी। ठीक है, वर्स किस तरह होगी, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो ऑलरेडी मेडिकेशन फॉर एग्जांपल थायराइड डायरेटिक्स के ऊपर है। ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम का रहा है। ठीक है, और अब वो उस पहले 10 मिलीग्राम से उसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल थी, अब 10 मिलीग्राम से वो कंट्रोल नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने क्या सोचना है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है। ठीक है,
तो ऑन मेडिसिन जो पहले वो मेडिकेशन कर रहा था, अब उस मेडिकेशन पर क्या हो गई है, उसकी हाइपरटेंशन और भी वर्स हो गई। तो एल्डर पेशेंट में अगर कोई पेशेंट आपके साथ है कि डॉक्टर साहब मैं ये मेडिसिन ले रहा था लेकिन उससे मेरी हाइपरटेंशन कंट्रोल थी और अब उसी मेडिसिन से उसी डोज से मेरी ये हाइपरटेंशन ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो आपने उसके बारे में ATN के बारे में एक्यूट ट्यूबुलर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। अब ये जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का पेशेंट है ये हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा, शोल्डर पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, एपिस्टासिक एडल्ट के अंदर अक्सर एपिस्टासिक के साथ ये प्रेजेंट करती है, पल्मोनरी एडिमा के साथ, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा विल लीड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये एल्डर पेशेंट के साथ। और पेशेंट में हमें क्या मिलेगा, रीनल ब्रोई मिलेगी। रीनल ब्रोई इसलिए मिलेगी जब भी ब्लड किसी नैरो जगह से गुजरती है तो वहाँ पर जो साउंड गुजरती है उसे हम ब्रोई कहते हैं। तो पेशेंट के अंदर प्लंक एरिया के ऊपर हमें रीनल ब्रोई मिलेगी, ठीक है। अगर इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन जो है स्क्रीनिंग टेस्ट इसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड, CT एंजियोग्राफी और MRA है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, कन्वेंशनल रीनल एंजियोग्राफी। अगर किसी MCQs में आ जाए कि द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज़ व्हाट, योर आंसर विल बी कन्वेंशनल रीनल बायोप्सी, कन्वेंशनल रीनल एंजियोग्राफी, ठीक है, जिसको CRA भी कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जनाब कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल का मतलब ये कि बाज़ हज़रात कहते हैं कि इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बाज़ हज़रात कहते हैं कि इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन केस अगर कोई केस यूनिलेटरल वाला है तो आप उसको ACE इनहिबिटर देंगे, और कोई बाईलेटरल है तो फिर आप ये नहीं दे सकते, ठीक है। फिर ACE उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, रीनल एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं विद और विदाउट स्टंट, और रीनल आर्टरी बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्या चीज़ है, ये आपको मिलेगी आफ्टर ड्रग रिएक्शन। इसकी क्वेश्चन में इसके पेशेंट में हमेशा आपको क्या मिलेगी, ड्रग रिएक्शन की हिस्ट्री मिलेगी। पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करेगा आफ्टर ड्रग रिएक्शन विद फीवर एंड स्किन एरप्शन, एरिथमेटिस रैश या हाइव्स के साथ, क्योंकि आपको पता है ये एक एलर्जिक रिएक्शन है तो एलर्जिक में आपको स्किन रैश ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद एलर्जी की वजह से आपको CBC के ऊपर इज़िनोफेलिया मिलेगा, इज़िनोफिल्स काउंट ज़्यादा होंगे। और अगर पेशेंट की हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके ऊपर हमें इज़िनोफिल कास्ट मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कोई भी सेल्स अगर अंदर ट्रैप हो जाए उसे हम केस्ट कहते हैं। अगर इसके अंदर RBC आके ट्रैप हो जाए तो इसे हम फिर RBC केस्ट कहते हैं। और RBC केस्ट हमने कहा था कि ये किस चीज़ की इंडिकेशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। अगर इसके अंदर कोई एपिथेलियल सेल्स आके ट्रैप हो जाए तो इसे हम फिर ब्राउन मडी कास्ट कहते हैं, जो क्या हमें बताती है, हमें ETN के बारे में बताती है। अब अगर किसी पेशेंट में आप यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करें और उसके अंदर इज़िनोफिलिक टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए तो इट मीन्स कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। पेशेंट में आपको इनोलर्जिकल रीनल फेलियर मिलेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या होगी, यूरिन की कंटिनेंस यानी यूरिन की जो क्वांटिटी है वो लेस देन 40 ml फॉर 24 आवर आपको मिलेगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, उस ड्रग को स्टॉप करेंगे जिससे रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब और क्या करेंगे, रीनल फेलियर को मैनेज करेंगे अगर रीनल फेलियर प्रेजेंट हो तब, ठीक है। और बहुत सी कंडीशन के अंदर हम स्टेरॉइड भी दे सकते हैं अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जनाब वो तमाम बातें थी जो हमने पढ़ी, ठीक है। ये वो रीनल फेलियर की तमाम सी बातें थी जो हमने पढ़ी। अब अगर हम इसको एक नज़र दोबारा देख ले तो जनाब रीनल फेलियर में हमने पढ़ा था उसके काज के बारे में, एक्यूट और क्रॉनिक थी।
इसके काजेज़ को हम अगर देखें तो काजेज़ ऑफ रीनल फेलियर हमने पढ़ा था। प्री रीनल, ये जो तमाम शॉक्स है और डिटेल्स है इसको हम इम्यूनोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे। रीनल के अंदर हमने वास्कुलाइटिस हम इंशाल्लाह रोमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। रीनल आर्टरीनोज को हमने इधर पढ़ा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हमने इधर पढ़ा, ट्यूबुलर डिजीज़ को हमने इधर पढ़ा, इंटस्टिशियम को हमने अभी इधर पढ़ा, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, तमाम ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। ऑब्स्ट्रक्शन को हम इंशाल्लाह सर्जिकल एनाटमी के अंदर पढ़ेंगे। तो जनाब ये वो तमाम काजेज़ थी जो रीनल फेलियर काज करते हैं, ठीक है।